हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था आदिकाल की परिस्थितियों के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे उसकी प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में। तो आदिकाल में विशेष प्रवृत्ति यथा वीर गौरव गान के स्थान पर विविध प्रवृत्तियाँ मिलती हैं। जैसे सबसे पहले है संदिग्ध रचनाएं। तो रचनाएं कौन कौन सी हैं इसमें हम पढ़ेंगे आगे कि इस काल में रचित सभी वीर गाथाओं की प्रामाणिकता संदेहास्पद है। इस काल में रचित प्रमुखतः 4 काव्य मिलते हैं। तो वो 4 काव्य कौन कौन से हैं? तो देखिए, खुमान रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो और परमाल रासो। तो इस काल में कवियों का काम था युद्धरत सैनिकों का उत्साह बढ़ाना, कि जो वहाँ पर कवि जाते थे युद्ध के मैदान में, तो जहाँ पर वो सैनिक लड़ते थे उनका उत्साह बढ़ाने का काम उनका होता था। इस कारण वे युद्ध के मैदान में या दरबार में ही स्वरचित पद सुनाया करते थे। इस काल का साहित्य प्राय गेय था, गाने वाला यहाँ पर साहित्य था। नेक्स्ट है ऐतिहासिकता की कमी। इन रचनाओं में जिन राजाओं के चरित्रों और युद्धों का वर्णन है, उन्हें कवियों ने इतनी अतिशयोक्ति से प्रस्तुत किया है कि वास्तविकता का पता ही नहीं चलता है। इन काव्यों में इतिहास की अपेक्षा कल्पना का बाहुल्य है। इन कवियों द्वारा दिए गए संवत और तिथियां इतिहास से मेल नहीं खाती हैं, न ही उनका मेल संस्कृत काव्यों में दिए गए संवतों और घटनाओं से ही ठीक बैठता है। इतिहास के विषय को लेकर चलने वाले कवि में जिस सावधानी की आवश्यकता है वह इन कवियों में नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर कवियों ने राजाओं के चरित्रों और युद्धों का वर्णन किया है तो इतनी अतिशयोक्ति से प्रस्तुत किया है कि उसमें वास्तविकता का पता ही नहीं चलता है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर युद्धों का जीवन रेखांकन। तो इस युग के चारण कवि कलम और तलवार दोनों के धनी थे। वे आवश्यकता पड़ने पर स्वयं युद्ध भूमि में लड़ते थे, इसलिए उनके काव्यों में युद्धों के संजीव वर्णन मिलते हैं। इस काल के साहित्य का प्रमुख विषय युद्ध वर्णन ही है, जो कि इतना जीवंत एवं यथार्थपरक बन पड़ा है कि संस्कृत साहित्य भी इस दिशा में इन काव्यों की होड़ से होड़ हो सकता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीयता की संकुचित भावना। तो देखिए नेक्स्ट है राष्ट्रीयता की संकुचित भावना। तो देश की स्थिति और उसके भविष्य के प्रति न तो राजा सचेष्ट थे, न ही उनके आश्रित कवि। उनके लिए राज्य की सीमा ही राष्ट्र की सीमा थी। विदेशी उनके लिए शत्रु थे, यह स्वाभाविक था, परंतु देशी नरेशों को भी वे उन्हीं के समान अपना शत्रु मानते थे। ये राजा आपस में व्यर्थ ही लड़ते रहे और विदेशी हमारे देश को रौंदते रहे। उनसे कहीं भी यह नहीं हो सका कि संगठित होकर वे विदेशी शत्रु का सामना करें। जीविकोपार्जन के लिए देश की प्रशंसा का गान भी अभिष्ट था। भट्ट केदार ने जय चंद्र प्रकाश और मधुकर भट्ट ने जय मंक जस चंद्रिका लिखा, जिससे उनकी संकुचित राष्ट्रीयता का बखूबी परिचय प्राप्त होता है। इससे स्पष्ट होता है कि इसमें राष्ट्र शब्द का अर्थ समूचा भारत न केवल 50-100 गांव को ही राष्ट्र समझा जाता था। नेक्स्ट है वीर और श्रृंगार रस। इस काल में वीरता और विलास परस्पर आश्रित गुण समझे जाते थे। कारण यह है कि इस काल के कवियों के आश्रयदाता तथा नायक राजा वीर तथा भोग विलासी दोनों थे। इसलिए इस काल के साहित्य में वीर और श्रृंगार रस का अतिशयोक्तिपूर्ण किंतु कालांतर समन्वय हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण। इस युग के कवियों ने प्रकृति को आलंबन उद्दीपन दोनों रूपों में चित्रित किया है। नगर, नदी, वन, पर्वत आदि के द्वारा इन्होंने प्रकृति के स्वतंत्र चित्र भी प्रस्तुत किए हैं। कहीं कहीं प्रकृति वर्णन में नाम परिगणन शैली अपनाई गई है, जिसमें नीरसता ही मिलती है। प्रकृति के स्वतंत्र रूप चित्रण के स्थल इन काव्यों में बिरले ही रहते हैं। नगर, नदी, पर्वत, वन, विवाह, बारात, ज्योनार वर्णन, राजमहल की सज्जा आदि के बड़े सजीव चित्र उतारे हैं। साथ ही प्रकृति के आलंबन उद्दीपन दोनों रूपों का बखान किया गया है, परंतु उद्दीपन रूप के चित्र अधिक होने के साथ साथ सजीव भी है। नेक्स्ट है यहाँ पर पॉइंट काव्य रूप। तो काव्य रूप किस प्रकार का है वो देखते हैं कि ये वीर गाथाएं प्रबंध और मुक्तक दोनों रूपों में मिलती है। विसल देव रासों में विरह का सुंदर वर्णन है। पृथ्वीराज रासों में जीवन की विविधताओं का समावेश किया गया है। इस काल के काव्यों के मुख्यतः 2 रूप मिलते हैं, एक तो है मुक्तक और दूसरा है प्रबंध। प्रथम रूप का प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ विसल देव रासो है
और दूसरा प्राचीन ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। इन दो रूपों के अतिरिक्त इस काल में अन्य किसी साहित्य रूप के हमें दर्शन नहीं होते हैं। तो दो ही रूप इसमें मिलते हैं काव्य रूप, एक तो मुक्तक है, दूसरा प्रबंध है। तो देखिए मुक्तक कौन सा ग्रंथ है, तो बीसल देव रासो, और प्रबंध है यहाँ पर प्राचीन ग्रंथ पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट है छंद योजना। लास्ट पॉइंट है हमारे पास ये छंद योजना। अपभ्रंश की भांति इस युग के कवियों ने भी छंदों का विविध रूपों में प्रयोग किया है। दोहा, तोटक, छप्य, कवित, रोला, उल्लाला, कुंडलियाँ आदि छंदों का प्रयोग बड़ी सफलता के साथ इसमें किया गया है। दोहा, तोटक, तोमर, गाथा, गाहा, पदरी, आर्या, सटक, रोला, उलाला और कुंडलियाँ आदि छंदों का प्रयोग बड़ी कलात्मकता के साथ इसमें किया गया है। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे कुछ पॉइंट। यहाँ पर विभिन्न प्रवृत्तियाँ थी ये आदिकाल की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।